अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बड़े ही जबरदस्त से गेस्ट। आज के जो गेस्ट हैं इनसे बात करने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूं, क्योंकि ऐसा तो होता है हमारे साथ कि हर हफ्ते हमारे साथ एक आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा जरा कम कम होता है कि कोई आर्टिस्ट हमारे साथ हो और वो अपनी फील्ड में ना बहुत सारे काम कर चुका हो। आप उसको मल्टीटास्कर कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और इसके अलावा बहुत कुछ है। क्या क्या कुछ इन्होंने किया और क्या कुछ करते रहे, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और यकीनन हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक ऐसे बंदे से ना जिसने हर तरफ काम किया हुआ हो, जिसके पास मतलब जो है वो बताने के लिए बहुत कुछ हो, तो उससे बात करने में मजा आता है। तो हम वेलकम करेंगे अपने शो में फहद हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया महविश, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और आफ्टर ऑल फाइनली हो गया। हम काफी अरसे से इस बारे में बात कर रहे थे और इट्स रियली गुड टू बी हियर। हाँ बिल्कुल, और बड़े अच्छे वक्त पे हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपका जो काम देखा है सीरियल किलर में, इंस्पेक्टर महबूब, तो उस किरदार ने लोगों को बड़ा इंस्पायर भी किया और मतलब बड़ा मजे की आपने एक्टिंग की है, तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। और फिर आपने काफी कुछ किया हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और मैं चाहूंगी कि ये ना हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने इस फील्ड में आए थे, क्या हुआ था, तो हम एक एक करके बात करें। यस यस यस, व्हाई नॉट, I'm all here। तो सबसे पहले तो ये बताएं फहद, मतलब कैसे आपने शोबिस का क्या एक जहन में था, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों से सवाल किए जाते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि बचपन में या तो डिसाइड कर लिया जाता है कि मैंने बड़े होके ये बनना है, तो आपने बड़े होके यही बनना था, कुछ और बनना था, इत्तेफाकन इसमें आए, या फिर एक सोची समझी जो है ना एक प्लानिंग थी? देखिए, ऐसा है कि मेरे वालिदैन जो थे वो इसी काम से वाबस्ता थे। मेरी वालदा रेडियो पाकिस्तान 1968 से ज्वाइन थी और टिल 80s उन्होंने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी किया। फिर मेरे वालिद साहब एक राइटर थे, थिएटर लिखते थे और पीटीवी के लिए लिखते थे। तो मेरे बचपन से माहौल जो घर का था वो यही था कि आर्ट और कल्चर और एक्टिंग और म्यूजिक, इस तरह की बातें होती थी। और फिर बचपन से मुझसे मेरे वालिद साहब शेयर भी करते थे ना चीजें। आप मेरे दोस्त थे तो इसलिए वो मुझसे हर बात शेयर करते थे, अच्छी फिल्म्स दिखाते थे, अच्छी एक्टिंग क्या है, बुरी एक्टिंग क्या है, अच्छी लाइटिंग, बुरी लाइटिंग, फ्रेम्स क्या है, स्टोरी किस तरह बुनी जाती है, ये सब मैं बचपन से सीख रहा था। बट फिर भी मेरे अब्बा कहते थे यार तुमने आर्टिस्ट नहीं बनना। अच्छा। तुमने आर्टिस्ट नहीं बनना क्योंकि कुछ हासिल नहीं है फील्ड में। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 2008 में मैंने पहली बार थिएटर किया। शाह शराबील एक डायरेक्टर है पाकिस्तान के बहुत अच्छे, उनके साथ बॉम्बे ड्रीम्स करने का मेरा इत्तेफाक हुआ। अच्छा। लेकिन प्ले तो नहीं कर सका, लेकिन मेरी जो पैशन को मेरे अब्बा ने देखा तो उन्होंने कहा यार तुम इसको आर्ट्स को पढ़ो। फिर उसके बाद मैंने अपने डिप्लोमास किए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में। फिर उसके बाद 3 साल तकरीबन मैंने फैशन फोटोग्राफी की। अच्छा। जिसमें आना भी मेरा एक हादसा था। नहीं अंदाजा था कि मैं फैशन फोटोग्राफी कर सकता हूँ कभी या उस काम में जा सकता हूँ, लेकिन वो एक हादसाती तौर पे मुझे आना पड़ा। और फिर अली जीशान साहब ने बहुत प्यार के साथ मुझे तकरीबन साल में उनके साथ रहा इन हाउस फोटोग्राफर। और 2013 में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। ओके। तो 2013 में मैंने अपने साथ थिएटर ज्वाइन किया 2013 के एंड पे। और फाइनली फिर एक लंबा अर्सा गुजरा जिसमें थिएटर है, जिसमें बहुत सारी स्ट्रगल है, जिसमें बहुत सारी मायूसी भी रही कई दफा, लेकिन सब चलता है। सही, ग्रेट, मतलब जबरदस्त, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली। और मुझे लगता है कि फहद जब इस तरह से हमें ना, मतलब हमारे साथ कुदरत इस तरह कर रही होती है कि जो हम चाह रहे होते हैं वो हमें थोड़ा सा देर से मिलता है, तो उस दौरान इतने सारे एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने बताया कि अपनी अली ज़ीशान के साथ काम किया, तो आपको एक जब आप एज अ फोटोग्राफर काम कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको फ्रेम की, एक्सप्रेशन की, इन सब चीजों की और ज्यादा मतलब नो हाउ हो गई होगी, तो ये भी आपके काम आया होगा। और ये बड़ी फायदेमंद है एक स्क्रीन एक्टर के लिए, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कैमरे का इल्म, लाइट का इल्म। अब मुझे एटलीस्ट पता होता है कि यार ये जो लेंस लगा हुआ है इसमें मैं कैसा आ रहा हूँ, मैं कितना आ रहा हूँ, मेरी फ्रेमिंग, मेरा कितना स्पेस है, तो मैंने किस तरह खेलना है, तो काफी चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं। आई गेस जो वो आपका स्ट्रगल जिसे कहते हैं लोग नॉर्मली, मुझे ऐसा लगता है वो आपका प्रोसेस होता है टू गेट समवेयर, टू बी समवेयर। उस प्रोसेस में काफी चीजें मैंने लर्न की। और दूसरा, मैं ऐसा समझता था कि मोस्टली आर्टिस्ट या मोस्टली एक्टर्स जो मेरे हम असर थे या मुझसे पहले जो सीनियर्स थे,
मैं उन्हें देखता था, वो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा काम नहीं किया था उन्होंने। तो मैं उसके पीछे जाहिर सी बात है रीजंस ढूंढता था कि व्हाई दे आर वेरी गुड एट देयर क्राफ्ट, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। तो उसके पीछे रीजन ये थी कि थे तो वो एक्टर, काम तो वो एक्टिंग करना चाहते थे, लेकिन माशरे की वो जो एक आवाजें होती हैं, जो बातें होती हैं, उनसे तंग आकर या तो किसी बैंक में मुलाजिम थे, या उन्होंने कोई छोटी दुकान खोल ली थी, या कोई और काम कर रहे थे जो कि इस काम से बहुत ज्यादा इररेलेवेंट था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चक्की जब चलती है, अगर आपने देखी हो, एक चक्की होती है, उसमें दाना वही पिसता है जो सेंटर के साथ अड़ता है। अगर आप सेंटर से दूर होंगे, आप पिसेंगे, दोनों पार्टों के बीच में रहेंगे। तो मैं ये सोचता था कि यार अगर कोई भी एक स्ट्रीम बनानी है टू गेट सम मनी, तो वो भी इसी फील्ड से होनी चाहिए। सो आई हैव स्टार्टेड रेडियो, आई स्टार्टेड पपेट्स, आई स्टार्टेड वॉइस ओवर्स, यानी जो काम मैं अपनी आप से ले सकता था वो मैं लेता रहा, और आज वो काम मेरे साइड किक्स हैं। अगर मुझे एक्टिंग का काम नहीं आता, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ। अगर वॉइस ओवर्स नहीं आते, मैं जाके पपेट्स करने लग जाता हूँ। सो आई डू हैव एस्केप प्लान। अच्छा, आपकी आवाज से मुझे अंदाजा बिल्कुल हो रहा था कि आपने रेडियो भी लाजमी किया होगा, क्योंकि एक वो आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज का कंट्रोल जो है ना, वो आपको रेडियो पे बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। तो आपने कहाँ रेडियो, क्योंकि मैं खुद रेडियो से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि कहाँ आपने रेडियो किया? अच्छा, रेडियो मैंने ऐसा किया कि देखिए, मेरी वालदा का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से था, तो सारी जिंदगी मुझे कहती थी, और अब्बा मेरे कहते थे कि रेडियो एक इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े एक्टर्स पुराने आए हैं, जैसे मोहम्मद अली साहब हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, या और भी जो लोग हैं, वो इसलिए पावरफुल हैं, उनका वोकल स्ट्रॉन्ग है, और उनकी जो तरबियत है वो रेडियो ने की थी। तो रेडियो एक ऐसा इदारा है जो आर्टिस्ट की तरबियत करता है। तो थिएटर के दौरान तो मुझे पता नहीं लगा, और थिएटर में तो आवाज भी इतनी खोलनी होती है, प्रोजेक्ट करनी होती है। लेकिन जब वालदा का मेरी इंतकाल हुआ, तो तकरीबन उनके जाने के 5 दिन बाद मुझे किसी ने एक मैसेज किया कि यार रेडियो पे ऑडिशन है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, 2018 में। और मैं गया, वहां पे सैकड़ों लोग थे, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी से मैं सिलेक्ट हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर 2018 से 2020 तक रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मैंने पाकिस्तानी फिल्म की हिस्ट्री के ऊपर एक प्रोग्राम किया, रंग बातें करें, और इस तरह रेडियो मेरा चलता रहा। और 2021 में मैंने रेडियो छोड़ दिया, और फिर स्क्रीन एक्टिंग की तरफ मैं पक्का। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब रेडियो पाकिस्तान किया आपने। मेरा भी ताल्लुक एक तरह से रेडियो पाकिस्तान से इस तरह से रहा है कि मैंने FM 101 कराची किया, जो कि PBC के अंडर में आता था, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। तो एक तरह से मतलब आप, हाँ, हम लोग थोड़ा मतलब एक हमारा लिंक बन गया। ग्रेट। अच्छा, तो फिर रेडियो के साथ एक ही कबीला और तकरीबन एक ही मतलब जो है वो इंस्टीट्यूट भी है जहाँ से हम लोग दोनों ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, तो रेडियो आपने किया, फिर थिएटर किया। थिएटर मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए ना, और जो थिएटर का जो एक्टर होता है वो फिर अपनी अपीयरेंस से ना पहचाना जाता है। जब वो टीवी के ऊपर कोई रोल कर रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस बताती है ये कि उसने थिएटर किया हुआ है। और अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने आपका वैसे बहुत ज्यादा ऑन स्क्रीन काम नहीं देखा, जो सच्ची बात है अभी, लेकिन जो मैंने आपका इंस्पेक्टर महबूब का किरदार देखा है ना, तो वो ये बता रहा था कि ये एक मंझा हुआ एक्टर है। मतलब इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है, पूरी मेहनत है, और वो मतलब आपका किरदार हर तरह से, एक्सप्रेशन हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपकी आवाज हो, तो वो हर तरह से बता रहा था। तो मैं थिएटर जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि अभी आपने बताया था कि आपने बॉम्बे ड्रीम्स किया, किन किन लोगों के साथ काम हुआ आपका उस दौरान? देखिए, बॉम्बे ड्रीम्स करने में पहुंचा शराबील, एक डायरेक्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे मौका दिया, और वहां पे भी अनएक्सपेक्टेडली मैं सिलेक्ट हो गया। मैं कहा है, लेकिन जो प्रॉपर, फिर उसके बाद मैंने सर्कल थिएटर किया, फिर मैंने थिएटर फॉर पीस किया, थिएटर फॉर ह्यूमैनिटी किया, थिएटर फॉर एजुकेशन किया, और थिएटर फॉर अवेयरनेस किया। उसमें मैंने एक इदारा है संगत लाहौर का, हुमा सफ्तर साहिबा का, उनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया। फिर इदरीस अली खान साहब हैं, स्नेहा के नाम से, स्नेहा, उनके साथ मैंने काफी थिएटर किया। और 2013 में एक बड़ा ऑडिशन दे के मैं अजोका थिएटर में गया, मदीहा गौहर साहिबा के पास, और मुझे इस चीज पे बहुत फख्र है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं मदीहा गौहर साहिबा का तैयार करता आखिरी एक्टर हूँ जिसे उन्होंने वैलिडेट किया कि यस, यू डूइंग राइट।
तो फिर उसके बाद अजोका में मैंने तकरीबन वी हैव डन लाइक मोर देन 400 परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें मेरा कुछ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में काम किया, परफॉर्मेंसेस की, पढ़ा। फिर थैंक्स टू मदीहा गौहर साहिबा कि उनको लगा ऐसा कि मुझ में कोई स्पार्क है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया टू एवरीवेयर, लाइक इंडिया में अगर कोई वर्कशॉप्स हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं पे भी हैं, थिएटर के क्राफ्ट के हवाले से उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मैंने वो जाके अजोका का आर्टिस्ट वो ली। और आई एम वेरी हैप्पी कि इस जर्नी में मुझे बहुत बड़े बड़े उस्ताद मिले। असातिज़ा का बड़ा एक अमल है ना, असातिज़ा का एक अमल है कि वो आपको एक शेप देते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस सफर में मदीहा गौहर साहिबा जैसी उस्ताद मिली, इदरीस अली खान साहब जैसे, हुमा सफदर साहिबा जैसे, उषा गंगोली जैसे, केवल धालीवाल साहब जैसे, कुछ एनएसडी के असातिज़ा से पढ़ने का एक अपना इत्तेफाक हुआ। यानी मैंने तकरीबन आप ये देखिए कि 5 साल सिर्फ पढ़ा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया। तो इसमें आपके घर वालों को भी मतलब बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपको टाइम दिया, उन्होंने आपको करने दिया। देखिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो होती है किसी भी बच्चे के लिए, मेरे ख्याल में सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं कि आपके माँ बाप ऐसे हों, वो आपको सपोर्ट करें और जो आप करें। यानी मेरे अम्मा अब्बा को पता था जब मैं फोटोग्राफी करता था कि यार ये मेरा बेटा जो काम कर रहा है इसमें अक्सर रात को 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था, अंदाजा था, बिकॉज दे बीन देयर। वो यहाँ से होके गए थे दोनों, और वो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ख्वाबों को या अपने हुनर को एकदम बंद कर लिया था फॉर फ्यू रीजंस, क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे। तो मुझे देख के शायद उन्हें मुझ में अपने ख्वाब नजर आते थे, या ये उनकी एहसानमंदी है कि उन्होंने मुझे इतना हेल्प आउट किया। यूजुअली अच्छे माँ बाप का, सपोर्टिव माँ बाप को मिलना एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, अभी आपने जो चक्की की बात की थी और आपने कहा कि मतलब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो दाना सेंटर से जुड़ा रहता है, तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन इसमें जो इतनी एक डाइवर्सिटी आपके करियर में है ना, मतलब वॉइस ओवर और ये हर चीज बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। आप देखो तो मतलब फोटोग्राफी बिल्कुल एक अलग जगह पर है, वॉइस ओवर एक बिल्कुल अलग जगह पर है, लेकिन आपने ये सारी चीजें की, तो उसमें कोई दुश्वारियां, कोई चैलेंजेस वगैरह होते थे हर दफा एक नया काम करते हुए? और मैं खास तौर पे इंटरेस्टेड हूँ आपके पपेट्स के बारे में जानने में। अच्छा, देखिए, जो एक बड़ी मुझ पे मेहरबानी थी कुदरत की, वो ये थी कि मुझे वैलिडेशन के लिए ना बाहर नहीं जाना पड़ता था। मेरे घर में मेरे अम्मा अब्बा थे और वो उस स्टैंडर्ड को जानते थे जो एक जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने हर चीज को उनसे वैलिडेट करवाया पहले। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, या उन्होंने कई दफा मेरे अम्मा अब्बा डायरेक्ट भी कहते थे कि यार नहीं, ये अप टू द मार्क नहीं है, या इसमें ये नहीं है। दूसरा, देखिए, अम्मा के रेडियो से होने की वजह से बचपन से मेरी उर्दू की तरबियत हो रही थी। पॉजेस, स्ट्रेसेस मुझे समझाए जा रहे थे, बात किस रिदम में करनी है, बात किस लय में, सुर में, ताल में करनी है, ये बताया जा रहा था। तो काफी चीजें मुझे बचपन से पता थी। इसीलिए लाहौर शहर में रहते हुए मैं काफी अच्छी उर्दू बोलता हूँ और लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से। और दूसरी चीज, आपने कहा कि काफी सारे काम हैं लेकिन करने वाला एक है, कर एक बंदा सकता। बेसिकली ही मैंने अपने ज़हन में एक चीज बनाई थी जब मैं काफी, आप कह लें कि कुछ साल पहले जब मैंने शुरू किया था कि यार एक ऐसा इंसान हो सकता है जो पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम कर सके। ठीक है, तो मुझे वैसा बनना था। लाइक मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ और सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर हूँ। बहुत पहले मैंने किया था लेकिन अभी भी मैं कर लेता हूँ। तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। और यानी एक एड को बनाने के लिए जितने अवामिल दरकार होते हैं वो सभी मैंने सीखे। अच्छा, मजे की बात, अभी आपने मार्केटिंग इसकी एड एजेंसी की बात की थी, तो आप एड्स भी बना रहे हैं इस वक्त, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा उसका प्रोसेस बताएं। और फिर मैं पपेट्स के बारे में, पपेट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि पपेट्स का क्या सिलसिला है, किस तरह से आप ये पपेट शो करते हैं। अच्छा, एड्स का जो ऐसा है ना, वो तो आप समझ लें हादसाती तौर पे काम आया। लाइक किसी ने कहा, राब्ता किया कि यार एक स्क्रिप्ट लिखना है। अब एक्टिंग का काम ऐसे रोज रोज नहीं होता है और काम नहीं होते, तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा।
उसने कहा डायरेक्टर भाग गया, इसको तुम डायरेक्ट कर लोगे? हाँ कर लेते हैं। उसने कहा अच्छा वॉइस ओवर भी कर देना। ठीक है, अब वो तीनों चीजें मैंने कर दी, एडिट पे भी मैं बैठ गया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने पहला अपना काम इस तरह किया, यानी एक ना करते हुए उनको लोग नहीं मिले, और अब अल्लाह ताला का करम है, काम चल रहा है, कुछ दाल रोटी चल जाती है इससे, तो इट्स गुड। बाकी पपेट्स पे मैं आपको जरूर बात बताऊंगा। पपेट एक डाइंग आर्ट है पाकिस्तान का, और चाइना तो हजारों सालों से कर रहे हैं दुनिया भर में ये। मैं जब पपेट करना शुरू हुआ तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली लोगों को पपेट्स का पता भी नहीं था, यानी एक गैप आया बीच में। तो जेन ज़ी जो है वो अब कुछ चीजों को नहीं जानती, क्योंकि हमने शायद ऐसा गैप क्रिएट किया हम लोगों ने कि उन लोगों को इस तरह का होना पड़ा। तो वो पपेट्स जब री इंट्रोड्यूस हुए, मैंने प्रॉपर, अच्छा मेरा एक बड़ा अजीब सा मानना है, मैं मानता हूँ कि उस्तादी शागिर्दी बड़ी जरूरी है आपकी किसी भी काम में। यू हैव अ टीचर, आपको होना चाहिए आपका एक टीचर। तो उसी तरह मैंने लाहौर में, ज्यादा लोग तो नहीं कर रहे और ना ज्यादा इदारे पपेट्स कराते हैं, तो इदरीस अली खान साहब के साथ पपेट शुरू किए। ही इज अ वेरी गुड पपेट मास्टर, पपेटियर। उसके अलावा वो खुद भी पपेट बना लेते हैं, यानी कि ना। तो मैंने उनके साथ सीखा और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया। पाकिस्तान में वैसे तो नॉर्मली लोग पपेट नहीं करवाते थे 2010 से लेकर 2015 तक, तो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करवाती थी या कुछ इदारे करवा लेते थे, दैट्स इट। इतना को पपेट्स का वो नहीं था। लेकिन मुझे इतना पता है कि पपेट जो है बड़ा पावरफुल मीडियम है, जिस तरह थिएटर है कि उसमें एक ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्ट कर रही है, जो आपको फैसिनेट कर रही है, वो बोल रही है, आपसे बात कर रही है, तो इट इज लाइक दैट। तो इसलिए मुझे पपेट बड़ा पावरफुल मीडियम लगता है। अच्छा फहद, अभी आप कह रहे थे कि मतलब अभी जब आपके अब्बू का इंतकाल हुआ, उस वक्त आप एक ऐसे वक्त से गुजर रहे थे जहाँ पे आपके पास काम नहीं था, जबकि आप माशाल्लाह इतने सारे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त काम नहीं था। तो आप एक और जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी, कि आप न्यू टैलेंट के लिए एक तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए, उनको हेल्प देने के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो एक बंदा मतलब जो अपने आप भी एक तरह का एक स्ट्रगलिंग आपका पीरियड है कि आपको माशाल्लाह आपके अंदर बहुत टैलेंट है, वो अब डेफिनेटली मतलब आने वाले वक्तों में हम आपको बहुत काम करते हुए भी देखेंगे। तो ऐसे वक्त में जब अब बंदा अपनी जगह बना रहा हो, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप दूसरे का भी हाथ पकड़ के उसके मतलब जो ना उसको भी पुश कर रहे हो कि तुम भी मेरे साथ ही आगे बढ़ो। तो ये एक तो इसके बारे में कि ये अंदर से ख्याल कैसे बेदार हुए, जज्बा कैसे पैदा हुआ, क्यों सोचा आपने ये? अच्छा देखिए, किसी भी एक्टर से आप, खासतौर पर ट्रेंड एक्टर से पाकिस्तान में पूछेंगी आप, या लाहौर में पूछेंगी, पाकिस्तान क्योंकि कराची में तो काफी चीजें डिफरेंट हैं, इस्लामाबाद में भी डिफरेंट है, लाहौर में अगर आप पूछेंगी तो वो कहेगा कि हमें ये नहीं पता होता कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि कास्टिंग कब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कास्टिंग एजेंट, कास्टिंग डायरेक्टर तो है नहीं। कुछ लोगों ने कंपनीज बना के कोऑर्डिनेटर्स बने हुए हैं, और वो ऐसे हैं जो कि ना घोड़े गधे को एक ही लाठी से हाँकते हैं। उनके यहाँ कोई तमीज नहीं है कि ये बेचारा 12 साल से मेहनत कर रहा है, या ये सीख के आया है, ये कल आया है। वो सबको एक ही जगह पे करते हैं। 2016 में मेरे एक दोस्त हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, सरमद आफ्ताब, उनके साथ ऐसे ही बात हुई, तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें काफी सारे एक्टर्स को, जो नए एक्टर्स हैं, ऐड किया जाए, और जो भी ऑडिशन हो या कोई कास्टिंग हो उसके बारे में अपडेट कर दिया जाए। 3 लोगों ने हमने वो ग्रुप स्टार्ट किया था, और आज माशाल्लाह उसमें 275 के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान पूरे से हैं। कोई पेशावर से हैं, कोई यानी गिलगित से लेकर तुर्बत तक माशाल्लाह सारे लोग हैं उसमें, और सारे एक्टर्स हैं। और वो सारे वो हैं जिन्होंने छोटे छोटे काम या शॉर्ट फिल्म्स या थीसिस फिल्म्स इस तरह की हुई हैं, यानी वैलिडेटेड एक्टर हैं कि यार ये कर सकते हैं। अब ये है कि शुरू में तो जाहिर सी बात है हमने अपने लिए एक रास्ता बनाया, लेकिन मुझे एक चीज का अंदाजा था बचपन से कि अगर आप किसी के लिए आसानी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां करता है। किसी का पत्थर भी हटाते हैं तो फिर आपके बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। और मैं ना बहुत ज्यादा इन चीजों पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला की जात, कुदरत आपको बहुत हेल्प आउट करती है अगर आप लोगों के लिए करते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि मैं शूट किसी ड्रामे में, मैं किसी प्रोजेक्ट में कास्ट हूँ और वहाँ कास्टिंग की जरूरत है। नॉर्मली लोग ना रेफर नहीं करते अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि यार वो भी आ जाएगा, ये वो।
लेकिन मैं ना इनसिक्योर नहीं हूँ अपने बारे में। मुझे पता है कि जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं लोगों को रेफर भी करता हूँ, कास्टिंग भी हेल्प आउट करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि नए लोग जो हैं उन चीज़ों से गुजरें जिस तरह मुझे गुजरना पड़ा। मैंने तकरीबन जो मेरा डार्क पीरियड था उसमें 460 के करीब ऑडिशंस दिए हैं मैंने। और इट्स नॉट जस्ट फिगर, मेरे पास वो नंबर सेव हैं ऑडिशन, मैं हर नंबर के साथ लिखता हूँ, तो मेरे फ़ोन में माशाल्लाह इतने नंबर हैं। और 2018 से 2021 तक मैंने ऑडिशंस दिए, सिर्फ ऑडिशंस। कई ऑडिशंस पे मैंने बहुत सारी बातें सुनी, कई लोगों ने कहा कि नहीं यार हमें नहीं लगता आप कर सकते हो, कई लोगों ने बहुत बहुत बातें, ये किसी ने कहा दूध पी के आ जाए, दूध पिया करें आप डेली, थोड़ा रंग हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये यकीन था कि मेहनत अगर नीयत को उससे की जाए, अच्छी नीयत से, तो उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात जरूर देती है। और देखिए ना, वो कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने दिल उनके पत्थरों की तरह कर दिए, और बाद में एक जगह फरमाते हैं कि हमारे पत्थरों से भी चश्मे फूटते हैं। तो मैं खड़का रहा था वो पत्थर, कभी ना कभी तो चश्मा फूटेगा, और फाइनली कुछ आए। और वो उसी सूरत में मुमकिन था जब मैं अपने साथ कुछ लोगों को रखता जिनकी एटलीस्ट दुआएं मुझे हेल्प आउट करती। तो इट इज फहद, और आपसे बात करके ना मतलब मुझे एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब भी आई है, और मुझे बड़ी अच्छी चीज ये लगी कि देखें आजकल के दौर में जहाँ पे एक हमारे, अगर आप यंगस्टर्स का बिहेवियर देखें तो ये होता है कि हर चीज में बहुत जल्दी है, हर चीज फौरन से चाहिए, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। वो आजकल कहा जाता है ना, वो टिकटॉक जनरेशन चल रही है, ये हमारा जो है ना वो जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो गया है, हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन उसमें आपकी जो ये स्ट्रगलिंग, जो आपका पीरियड पूरा है, आपकी जो स्टोरी है, वो लोगों के लिए, जो लोग देखने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी जो है ना मतलब इंस्पिरेशन है कि अगर इस तरह से करो तो आपकी वो जो मंजिल है वो आपके पास बिल्कुल सामने खुद चल के खड़ी हो जाती है, और बस आपको जो है ना हाथ बढ़ाकर उसको हासिल करना होता है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी एक्सपेक्टेशन है आपके काम को देखते हुए कि आप आगे बहुत जाएंगे। और ये आज हमारा फर्स्ट टाइम हमारी आपसे बात हो रही है, लेकिन ये लास्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे जब आपकी जो चीजें रिलीज हो रही हैं तो प्लीज टाइम जरूर दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैंने किसी भी इंसान को दिया, और मेरा वादा था ये कि मैं जब भी होगा ये मैं महाविश जी को इंशाल्लाह सबसे पहला इंटरव्यू दूंगा। हाँ, मुझे पता चला, ये भी मुझे पता चला कि आपको काफी लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट आपसे कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे इंटरव्यू दिया, तो ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आपने सबसे पहले मतलब मुझे इंटरव्यू दिया। हाँ जी, मुझे डर लगता है इनफैक्ट वीडियो इंटरव्यूज को। सही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अटैच था तो वो हाँ, मैं वैसे मतलब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह के पर्सनल और इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं जाती। काम के बारे में हम बात करते हैं तो इंशाल्लाह काम ही के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप हमें जरूर मौका दीजिएगा, और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, और आप जो जो कुछ आपकी चाहत है आपकी जिंदगी में, अल्लाह ताला वो सारी पूरी करे। एक मैसेज जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए। मैसेज यही है कि यार ट्रस्ट द प्रोसेस, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको वक्त लग रहा है किसी चीज में तो फौरन डिसअपॉइंट ना होइए। आप ये देखिए कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा है। दुनिया में हर चीज वो क्या है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो पहले खाक में मिलें और भुने, फिर उसके बाद गुले गुलजार होंगे। इतनी जल्दी कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमने अगली अपनी जो बच्चों की कौम है वो ऐसी बना दी है कि जिनमें बेसब्री है, हमने बनाई है वो कोई और नहीं बना चुका। हम इसके मुख्य इल्जाम है कि हमने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जिनमें जरा भी कोई सब्र नहीं है, जरा अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा है, हर चीज अजीब है। तो बस अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। दैट्स इट। ये आपकी लाइफ टोटल खत्म। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बाय बाय।